चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर 18 अक्टूबर 2022। क्या इंपॉर्टेंट खबर रही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले वीडियो शुरू करें, आप लोगों के लिए कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन है। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज के अगर आप दूसरे बैच को लेते हैं जिसमें पीडीएफ अवेलेबल है, तो बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो भी हमारे शाम को प्रैक्टिस सेट आता है उसका पीडीएफ अवेलेबल है। विस्तृत पंचायती राज का नोट्स जो एडीओ के लिए काम आएगा, आप जो भी चीजें हैं सारी यहाँ पर देख सकते हैं। आपको हर एक चीज का फोल्डर बाय फोल्डर मिल जाता है। टेस्ट सीरीज में दोनों में सेम क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से जो टेस्ट सीरीज आपको पसंद आती है आप वो ले सकते हैं। हर संडे यहाँ पर टेस्ट हो रहा है प्रीलिमिनरी के हिसाब से। इसके अतिरिक्त बात करेंगे मैथ रीजनिंग के हमारे पास कोर्सेज है, उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, करंट अफेयर को करना शुरू करते हैं। तो जैसे पहली खबर निकल कर आ रही है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की तारीफ हो रही है। यह भारत की एक उपलब्धि दिखाई गई है। क्या है तो 41 करोड़ लोग, पिछले अगर हम लोग देखेंगे 15 से 20 साल के बीच में 41 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर आने के बारे में बात की जा रही है। मतलब कई ऐसे लोग रहे हैं भारत के सरकार प्रयास के द्वारा जिनमें जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के अब एक मध्यम वर्गीय परिवार की ओर आते हैं। टोटल 47 करोड़ देखने को मिलेगा, जिसमें यदि बात की जाएगी तो 27.5 करोड़ लोग जो है 2005-6 से लगभग 15-16 के बीच में बाहर आए हैं। और इसके अतिरिक्त अगर जाएंगे 14 करोड़ लोग आपको देखने को मिलेगा 15-16 से आपका 19 से 21 के बीच में जो है ये बाहर निकल कर आते हैं गरीबी रेखा से। ये एक प्रयास हो गया गवर्नमेंट का जिसके थ्रू लोगों को फायदा हो रहा है। फिर भी भारत के सामने भी चुनौती कम नहीं होती है। जैसे अगर बात करेंगे तो 22.8 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के अंदर है या नीचे है भारत में। मतलब ये बहुत ज्यादा संख्या है जो वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे हम लोग, इंटरनेशनल लेवल पे या पूरी दुनिया में संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा है भारत में गरीबों की संख्या। 22.8 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। इसके अलावा 9.7 करोड़ लोग अगर बच्चों को देखोगे तो वो गरीबी के अभी भी दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। मतलब क्या होता है कि जो गरीब है वो गरीब रहते जाता है, गरीब होते जाता है। ये वाले को हम लोग बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। इसके अलावा 3.4 करोड़ लोग आपको और देखने को मिलेगा जो खाना, साफ ईंधन इनकी कमी से जूझ रहे हैं। बाकी और भी डाटा है, इसका मैं फोटो भेज दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो शॉर्ट में कवर अप है उसको हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरी खबर इंपॉर्टेंट होती है, 3.25 लाख खाद की दुकानें बनेंगी किसान समृद्धि केंद्र। तो ये क्या है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये गए थे अभी कहा किसान सम्मान सम्मेलन 2022। इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो 3.25 लाख देश में खाद की दुकानें हैं उनको किसान समृद्धि केंद्र के रूप में बदला जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी एक चीज बोल रहे हैं लोगों से, देश के किसानों से या लोगों से, कि खाद्य तेल, फर्टिलाइजर और कच्चे तेल का आप जो है आयात कम करिए। मतलब क्या है, खाने का तेल जो होता है हम लोग को विदेशों से खरीदना पड़ता है। अब अगर विदेशों ने वहां पे कीमतें बढ़ाई या हम लोग बहुत ज्यादा निर्भर होते तो विदेशी मुद्रा हमारी कम होती है, जिसके कारण हमारी दिक्कत होना शुरू होती है, देश में रुपए की कीमत गिरती है। सेम फर्टिलाइजर हो जाता है। फर्टिलाइजर मतलब जो उर्वरक वगैरह कृषि के लिए यूज करते हैं उसमें थोड़ा आप आयात कम करिए। और कच्चे तेल, ये जो होता है हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है उसके आयात को आप कम करिए ताकि हम लोग थोड़ा काम कर सके। मेनली इसमें जो बात आती है फर्टिलाइजर हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि किसान सम्मान की बात कर रहे थे किसान सम्मान सम्मेलन में। तो किसानों को आह्वान करते हुए बोलते हैं कि आप कोशिश करिए उर्वरकों को मत मंगाइए। उसके अलावा अब देसी खाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, जैविक खेती। जैविक खेती ही जो है एकमात्र उपाय है बोला जाता है, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर लगा के अपनी फसलों को तो उत्पादन करते हैं बहुत ज्यादा, पर फर्टिलाइजर के रेट अगर हम लोग देखेंगे उसमें, तो भारत अभी अच्छा खासा नहीं है। फर्टिलाइजर के लिए हम लोगों को आयात करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो कोशिश करिए अगर आपसे हो पाता है पारंपरिक खेती या जैविक खेती के तहत प्रोडक्ट बनाइए और उसके बाद काम करिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात ये रहेगी जो आप लोगों का ध्यान में खींचना चाहूंगा। एक देश है श्रीलंका, श्रीलंका में भी ये काम हुआ था। वहां की सरकार ने क्या कर दिया था, बंदिशें लगा दी थी कि किसान वहां पर केवल जैविक खेती ही करेंगे, इसके अलावा फर्टिलाइजर वाली नहीं कर सकते। जो प्योर फेलियर था, क्योंकि जैविक खेती करने से उतनी गुणवत्ता में उनको पौधे नहीं मिले या उतनी गुणवत्ता में फसल नहीं मिली, उतनी संख्या में नहीं मिली जितनी उनको आवश्यकता थी। इसके कारण वहां की इकोनॉमी पूरी पीछे हो गई थी। तो आप बिल्कुल फर्टिलाइजर लीजिए। यहाँ पे जो सरकार बोलती है ध्यान से पढ़िएगा, आह्वान किया है धीरे धीरे आप आयात कम करिए। जैसे अगर आप पहले 100 किलो लेते थे, अब 50 लीजिए या 75 लीजिए, धीरे धीरे करिए। जैविक खेती को प्रोत्साहित करिए ताकि दोनों बैलेंस बना रहे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, तो ये वाली खबर इंपॉर्टेंट होने वाली है। बैंकिंग घोटालों में आरबीआई अफसरों की भूमिका की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो एक हुआ केस, क्या सुब्रमण्यम स्वामी, आप सभी जानते होंगे भाजपा के नेता हैं ये, इन्होंने केस किया। इसका पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा जूम इन करके।
तो दिल्ली में जो भी देश भर में अभी तक जो भी बैंक लोन घोटाले हुए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा, और बोला गया कि भैया आप चेक करिए क्या आरबीआई के भी कोई अधिकारी इसमें तो शामिल नहीं है, और उसकी जो है अब जांच करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी खबर की तरफ चलेंगे तो नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी पर होगी सुनवाई, ये वाला केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअल में क्या है समझिएगा, जैसे हमारे देश में अगर बात करा जाए बाल विवाह के जो अधिनियम आता है, उसमें 18 वर्ष से महिला की आयु जो उससे शादी नहीं कर सकती, वर्तमान में केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 21 वर्ष। जब तक कोई लड़की 21 साल की नहीं होगी या कोई लड़का 21 साल का नहीं होगा, तब तक वो शादी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, मुस्लिम एक लॉ चलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोलता है कि जब कोई लड़की मतलब 15 साल 16 साल, जब भी मतलब उसके शरीर की तरफ से ये चीजें दिखने लगती कि हाँ वो शादी के योग्य है, तो वो शादी कर सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब हमारे यहाँ केस फंसता है पंजाब की तरफ से, हाई कोर्ट में आता है फैसला, एक केस होता है कि एक लड़की रहती है जो 15 16 साल की है, वो शादी कर लेती है। अब क्या ये शादी जायज है या जायज नहीं है, इसी के ऊपर फैसला लेना था। तो वहां पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला इस तरीके से ले लिया कि भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लिखा हुआ है कि कोई भी लड़की जो शादी के लायक हो गई वो शादी कर सकती है, मतलब उसका अगर शरीर उस चीज के लिए बन गया है तो वो शादी कर सकती, तो हो जाएगा, और उसको लीगल मान लिया गया। बट यहाँ पर जब बात आती है हमारा बाल विवाह अधिनियम में, तो बाल विवाह अधिनियम में आपको साफ साफ देखने को मिलता है 18 वर्ष और 21 वर्ष। आपको क्या देखने को मिलेगा, 18 वर्ष 21 वर्ष, पहले 18 वर्ष था, अभी तो लड़कियों के लिए भी 21 वर्ष कर दिया गया है, आप शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये फैसला जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ दलीलें हैं कि भैया ये जो कानून है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है, मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई और कम्युनिटी हो, ये सबके ऊपर आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला देगा अपना सुनवाई करने के बाद, जिसके ऊपर पूरा चीज डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई कानून बनता है तो कभी भी धर्म के आधार पर नहीं बनाया जाता। जब भी कोई संसद कानून बनाती है तो आप किसी एक वर्ग को छूट नहीं दे सकते। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलती कि उसकी शादी सही है, तो ऐसे और भी केसेस और ऐसे और भी आपको आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे देश में, जहां पर मुस्लिम में महिला की जो शादी है वो जल्दी होने लगती है, और अगर दे देता है तो उसकी शादी खारिज हो जाएगी। मेन आर्टिकल 21 जीने के अधिकार से भी इसको हम लोग जोड़ के देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हर एक चीज की एज होती है, उसके बाद ही आपको वो चीजें करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ेंगे। दो खबर है, इंपॉर्टेंट है, एक चीन है और दूसरा हमारे पास केंद्र में आती है, केंद्र सरकार में अगर आप लोग देखोगे तो आर के सिंह हमारे मंत्री हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है उनके बारे में। तो अभी वर्तमान में आप सभी को पता होगा भारत जो कि एक विकासशील देश है, अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए जीवाश्म ईंधनों पर ज्यादा निर्भर करता है। मतलब क्या है, जब बिजली उत्पादन हम लोग करते हैं तो मैक्सिमम हमारे यहाँ बिजली उत्पादन होता है कोयले से। पावर प्लांट आपको देखने को क्या मिलेगा, कोयला वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा अगर बात किया जाए परमाणु से बनता है, जल से बनता है, पवन से बनता है, सोलर से बनता है, अलग अलग तरीके से विद्युत बनता है, फिर भी जो मेजर हमारा वेटेज रखता है वो कोयला रखता है। अब कोयला जीवाश्म ईंधन जो है वो एक भविष्य में कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में भारत को क्या है, एडवांसमेंट करने की आवश्यकता है, कोयले पर निर्भरता कम करनी है। तो यहीं पर बयान आता है हमारे आर के सिंह जी का, वो बोलते हैं कि देश में जो बिजली उत्पादन है 2030 तक 65% जो है गैर जीवाश्म ईंधन, मतलब कि आपका सोलर, पवन, इसके अलावा आपका हो जाएगा परमाणु, समझो परमाणु भट्टी के द्वारा, इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है जल वाला, ये सारी चीजों से देखने को मिलेगा। तो यही बता रहे हैं कि इस अवधि में देश जो है 90 गीगावाट से अधिक जो है सौर उपकरण का निर्माण करेगा, वर्तमान क्षमता 20 गीगावाट है। मतलब पर्टिकुलरली हम लोग बढ़ा किस तरफ रहे हैं, सोलर की तरफ कदम, और भी चीजें हैं। ओवरऑल कोयले का हम लोग कमी करने की कोशिश करेंगे, कोयला से उत्पादन कम हो। वैसे भी आप लोग अगर आए दिन देखोगे राजनीति इसी में चलती है, कोयला संकट लिखा रहता है, बिजली कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 65% तक कोयले को हम लोग कमी कर दें, मतलब 65% हम लोग नॉन उसमें करें, नॉन कन्वेंशनल पे करें। चलिए दूसरी खबर अगर लेफ्ट साइड वाली देखेंगे तो चीन में एक बैठक होती है, उसमें चीन जो है गलवान मुद्दे का वीडियो पेश करता है, जो गलवान घाटी का आप लोगों को पता होगा केस हुआ था, और युद्ध जीतने की घोषणा बताता है या योजना बताता है कि किस प्रकार से चीन जो है भारत के खिलाफ जो है युद्ध जो है जीत सकता है। अब ये केवल ढकोसले वाली चीजें रहती हैं, उन्होंने एक जला दिया अपना दिखाने के लिए, बाकी इन सारी चीजों से हम लोगों को उतना ज्यादा नहीं है। बट एक चीज जाननी रहती है कि हाँ भैया भारत के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं। चीन जो गलवान मुद्दा है या और भी जगह है अरुणाचल में,
जो एग्रेशन दिखाता है या अन्य जगह पे जो एग्रेशन दिखाता है, उसके तहत ये सारी चीजों पे नजर रखना जरूरी रहता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट फिर दो खबर है, दोनों इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक मेडिकल से जुड़ी हुई है और दूसरी हमारी कोर्ट से जुड़ी हुई है। तो कोर्ट वाली खबर मैंने वैसे आप लोगों को पहले कई बार बता दी है, फिर भी कर लेते हैं। तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जिनको हम लोग बोलेंगे धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने के लिए इनकी पूरी पूरी चीजें हो गई हैं। 9 नवंबर को ये अपने पद की शपथ लेंगे। अभी जो यूयू ललित जी हैं उनकी जगह पर ये आ जाएंगे। ऑफिशियली क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने बाद वाले का नाम पेश करते हैं तो वो सरकार जाती है और सरकार उसको जो है लेती है या नहीं लेती है। तो सरकार ने उस पर सहमति बना ली है। किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। अब 9 तारीख को राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे। दूसरी खबर इंपॉर्टेंट होती है, 2030 तक पहले या 2030 के पहले कैंसर का टीका आने की संभावना हो रही है। जब कोविड के टाइम पे रिसर्च चल रही थी तो इसी में आपको एक कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, बायोएनटेक। बायोएनटेक जो है इन्होंने क्या किया, कोविड के साथ साथ टेक्नोलॉजी और रिसर्च किया और कोशिश कर रहे हैं कि जो टीका बने कैंसर का वो जल्दी से जल्दी बन जाए। अगर कैंसर का टीका बन जाता है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कैंसर भी होने की फिर संभावना कम हो जाएगी, कैंसर से भी निजात मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला ये खबर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की खबर की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की खबर में क्या जाता है, धान खरीदी से रिलेटेड है। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है और दिसंबर तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। ये दो चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जो धान खरीदी है, जो किसान परिवार हैं, जो लोग सरकार को अपना धान बेचते हैं, उनके लिए धान खरीदी जो है 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। हर साल लगभग 1 नवंबर की डेट जो है पकड़ी जाती है। इसके अलावा जो कोविड के टाइम से सरकार मुफ्त राशन दे रही है गरीबों को, उसकी अवधि बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया है। अगर अब चुनाव आने वाले हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर इसको आगे भी बढ़ा दिया जाए सरकार द्वारा, क्योंकि फ्री की जब एक बार लोगों को लत लग जाती है तो लगे रहती है। तो दिसंबर तक अभी गरीबों को मुफ्त राशन की बात की जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं जिसमें आपको दिखेगा। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं आप लोगों के लिए, यहाँ पर जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1,22,000 हेक्टेयर में हुई है उड़द की खेती इस बार। 16,340 हेक्टेयर में मूंग और 1,20,000 हेक्टेयर में अरहर की खेती है। 48,800 टन उड़द, 8,980 टन मूंग और 81,200 टन अरहर का उत्पादन हुआ है। अगर देखेंगे बाकी खबरों को तो चिकित्सा क्षेत्र में पदोन्नति और वेतन का हुआ निर्धारण है। इसके अलावा आबकारी एसआई के पद पर 2 बार से अधिक दे सकेंगे परीक्षा। ये सारे निर्णय आते हैं। 31 अक्टूबर तक आप किसान पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। ये सारी चीजें होने वाली है। अब ये क्या चीज है, तो नेक्स्ट खबर में आएंगे, मतलब नेक्स्ट पेपर में जो खबर थी उसी के हिसाब से दिखेगा। अब समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द की भी खरीदी होगी। तो जो हम लोग देखते हैं धान खरीदी 1 नवंबर से, इसके अलावा अब सरकार जो है अरहर दाल, मूंग दाल और उड़द, इनकी भी खरीदी करने वाला है। और उसी के लिए आपका ये पूरा चीजें थी। 20 उपार्जन केंद्रों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर देखेंगे तो इसके अलावा कल क्या हुआ है, तो 3 योजना, जिसमें गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी किसान भूमिहीन, जो भूमिहीन होता है वो वाली योजना है, और एक योजना है। इन सब के तहत जो है कल 1866.39 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया है। 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक आपका उड़द और मूंग की खरीदी है। 13 मार्च से 12 मई 2023 तक आपको देखने को मिलेगा अरहर की। अरहर जो है 6600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग जो है 77-55 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आपका खरीदा जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम ध्यान से करिएगा। जो भी चीजें हैं मैं आज पूरी कोशिश करूंगा इनका जैसे वीडियो आया उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर का कटिंग जो है आपके पास भेज सके। टेलीग्राम में आपको वो मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग डाल देते हैं। बट बेटर है आप टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम में जो भी चीजें रहती है वो आप बाद में भी देख सकते हैं। मतलब अगर मान के चलिए आप 10 दिन बाद भी ग्रुप में जुड़ते तो हमारे द्वारा भेजा गया चीज आप देख सकते हो। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।